नमस्कार, हमारे विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2025 है और हम दिन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले भाग पर नजर डालेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, इस पूरी चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल, आज हम कई दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। शनि के चांद टाइटन की एक नई खोज से लेकर लखनऊ में बने एक नए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तक। और हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, चाय के पौधे और कॉन्फ्लिक्ट हीरोओं को रोकने वाले किम्बरली प्रोसेस को भी समझेंगे। साथ ही पर्यावरण और वन्य जीव से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें भी हैं। हाँ, हो सकता है इनमें से कुछ विषय दोहराए जा रहे हों, जो कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के डेटा की दोबारा जांच से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन में शायद कोई उपसतही महासागर है ही नहीं। हाँ, पर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उपसतही महासागर की मौजूदगी खगोल जीव विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा, तो टाइटन के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। हाँ बताइए। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है, बृहस्पति के गैनीमेड के बाद। और ये एकमात्र ऐसा चांद है जिसका अपना घना वायुमंडल है। बिल्कुल, जो पृथ्वी की तरह ही मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सतह पर तरल पदार्थ हैं, नदियाँ, झीलें, समुद्र। लेकिन वो पानी नहीं है ना? नहीं, वो तरल मीथेन है। यहाँ पृथ्वी के जल चक्र जैसा ही एक तरल चक्र है, जिसमें मीथेन बादलों से बरसता है, सतह पर बहता है और फिर वापस भाप बनकर उड़ जाता है। कमाल है। और टाइटन शनि से टाइटली लॉक्ड भी है। हाँ, मतलब ये हमेशा अपना एक ही चेहरा ग्रह की ओर रखता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा चांद पृथ्वी की ओर। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस की तरफ आते हैं। हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। हाँ, ये गोमती नदी के किनारे 65 एकड़ में फैला एक राष्ट्रीय स्मारक और एक प्रेरणादायक परिसर है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वाजपेयी जी के साथ साथ भाजपा के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी मूर्तियां हैं। 65 फुट ऊंची कांसे की मूर्तियां। जी हाँ। इस परिसर में कमल के फूल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है। सही कहा। इसमें 5 गैलरी और 12 व्याख्या दीवारें हैं, जो इन तीनों नेताओं के जीवन, संघर्ष और विचारधाराओं को दिखाती हैं। तो इसका उद्देश्य नेतृत्व मूल्यों और राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं गुणवत्ता की। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI ने हाल ही में कुछ सुधारों की घोषणा की है। हाँ, स्वास्थ्य सेवा, MSMEs और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो ये QCI को समझना महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। ये 1997 में भारत सरकार और 3 प्रमुख उद्योग संघों मतलब एसोचैम, CII और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक गैर लाभकारी स्वायत्त संगठन है। अच्छा, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। जी, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी के रूप में कार्य करना है। तो एक तरह से ये सर्टिफिकेशन देने वाली बॉडी को सर्टिफाई करता है। बिल्कुल सही समझे। इसके तहत कई बोर्ड काम करते हैं, जैसे NABL जो प्रयोगशालाओं के लिए है और NABH अस्पतालों के लिए। हाँ, और NABT शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए। ये पूरी संरचना देश में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक और दिलचस्प खबर FSSAI की तरफ से आई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेय को चाय तभी कहा जा सकता है जब वह कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे से प्राप्त हो। हाँ, ये वही पौधा है जिससे ग्रीन टी, ब्लैक टी और ऊलोंग टी जैसी सभी प्रकार की चाय बनती है। तो फर्क कहाँ से आता है? अंतर केवल पत्तियों को संसाधित करने के तरीके में है। जैसे ब्लैक टी पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड होती है, जबकि ग्रीन टी के लिए ऑक्सीडेशन को रोक दिया जाता है। अच्छा। इस पौधे की खेती के लिए भी कुछ विशेष जलवायु परिस्थितियों की जरूरत होती है, जैसे 1500-300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, ढलान वाली भूमि और थोड़ी अम्लीय मिट्टी। इसीलिए यह दक्षिण पूर्व एशिया के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। बिल्कुल। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। किम्बरली प्रोसेस ने 1 जनवरी 2026 से अपनी अध्यक्षता के लिए भारत को चुना है। और ये तीसरी बार है जब भारत को ये जिम्मेदारी मिली है। तो ये किम्बरली प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये है क्या आखिर? देखिए, ये सरकारों,
अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है संघर्ष हीरों यानी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकना। संघर्ष हीरे मतलब वो कच्चे हीरे जिनका उपयोग विद्रोही समूह वैध सरकारों के खिलाफ संघर्ष को वित्त पोषित करने के लिए करते हैं। सही। जिन्हें ब्लड डायमंड्स भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 2003 में किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम मतलब KPCS शुरू की गई थी। और भारत में वाणिज्य विभाग इसका नोडल विभाग है। हाँ, और GJEPC मतलब रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद KP प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑथराइज्ड है। अब पर्यावरण से जुड़ी कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। जरूर। पहली अच्छी खबर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से है। यहाँ बाघों की आबादी 15 वर्षों में 7 गुना से अधिक बढ़ गई है। 7 गुना? ये तो कमाल है। हाँ, 2010 में सिर्फ 8 बाघ थे और 2022 में 54 हो गए। ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ना? जी। और ये नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ है। गंडक नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। अच्छा, और दूसरी खबर? दूसरी खबर लद्दाख के पैंगोंग त्सो के पास देखे गए हिमालयन रेड फॉक्स से जुड़ी है। ओके। ये रेड फॉक्स की एक उप प्रजाति है जो हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न है। और पैंगोंग त्सो के बारे में ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। हाँ, जिसका 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 चीन में है। अब स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी 2 और महत्वपूर्ण बातें। हाँ। हाल के एक शोध से पता चलता है कि विटामिन सी की बड़ी खुराक हमारे फेफड़ों को वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से कुछ हद तक बचा सकती है। हाँ, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है। शरीर इसे बनाता नहीं है, इसलिए इसे आहार से लेना आवश्यक है। और ये कोलेजन बनाने, घाव भरने और आयरन के अवशोषण में मदद करता है। बिल्कुल। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत जल्दी ही सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम के तहत 100 से अधिक सुनामी तैयार गांव वाला देश बन जाएगा। ये यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तटीय समुदायों को सुनामी के लिए तैयार करना है। सुनामी रेडी की मान्यता पाने के लिए किसी समुदाय को क्या करना होता है? उन्हें मूल्यांकन, तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित 12 संकेतों को पूरा करना होता है। और आखिर में एक भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खबर। जापान मिनामितोड़ी द्वीप के पास गहरे समुद्र तल से दुर्लभ पृथ्वी युक्त कीचड़ के परीक्षण खनन की तैयारी कर रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। यह द्वीप जापान का सबसे पूर्वी बिंदु है और प्रशांत प्लेट पर स्थित है। इसके आसपास के पानी में दुर्लभ पृथ्वी कीचड़ और कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट जैसे मूल्यवान समुद्री खनिज संसाधनों की खोज हुई है। ये दुर्लभ पृथ्वी कीचड़ क्या है? मतलब इसमें क्या खास है? इसमें नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे खनिज होते हैं जिनका उपयोग उच्च प्रदर्शन वाले मैग्नेट बनाने में होता है। अच्छा, जो मोटर्स और पावर जनरेटर के लिए जरूरी हैं? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्टफोन तक सब में। तो आज हमने टाइटन के रहस्यों से लेकर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वैश्विक व्यापार नियमों और पर्यावरण संरक्षण तक कई अहम विषयों पर गहराई से चर्चा की। हाँ, और इन सभी खबरों को एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है कि कैसे विज्ञान, शासन, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज की बातचीत को समाप्त करने के लिए एक विचार है। हमारी चर्चा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर समाप्त हुई। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, इन खनिजों पर नियंत्रण के लिए भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कैसे विकसित होगी? एक नया ग्रेट गेम शुरू हो सकता है। बिल्कुल, और इस नए ग्रेट गेम में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? इस विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और याद रखें, PDF नोट्स के लिए विवरण में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।